नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर 12th के सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज ईंट मन के अस्थियां जिसको हड़प्पा संस्कृति में खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता में, आज उसी के बारे में हम लोग कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एनसीईआरटी ने इसको पकड़ा है और बीच बीच से ये क्वेश्चन वन लाइनर हो जाए, 2 नंबर के लिए हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए या फिर मैच द फ्लोइंग, इन सारे जगहों से इसे उठाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू से इतिहास के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो इतिहास पढ़ने के हमारे पास 2 ही स्रोत हैं। एक तो लिखित हैं जिनमें साहित्य आता है, कहने का मतलब कई सारे ऐसे राजदूत या एम्बेसडर्स थे जिन्होंने भारत यात्रा पे, जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मेगास्थनीज का भी नाम आता है ना, जो कि भारत भ्रमण के लिए आया था। तो यहाँ पे उसने जिन जिन चीजों को देखा उस पे उसने अपना राय विचार दिया। इसने एक ग्रंथ भी लिखी, बुक भी लिखा है। इसके अलावा हमारे पास जितने सारे साहित्यिक प्रमाण, जैसे ग्रंथ में हमारे पास 2 ग्रंथ है, हमारे पास पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद हैं तो 108 हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी भाग थे जो कि किसमें शामिल किया गया है, तो जिसको पुरातत्व में शामिल किया गया है। तो एक का साहित्य हो जाता है और दूसरा पुरातत्व हो जाता है। पुरातत्व का अध्ययन हम लोग C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से पढ़ते हैं और इस कार्बन डेटिंग पद्धति की शुरुआत अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा वर्ष 1946 में की गई थी। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? पुरातत्व आ जाते हैं। इन्हीं पुरातत्वों में यानी क्रमिक विकास के दौरान कई सारे खोज हुए। कहने का मतलब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो उस समय यदि कहीं खुदाई होती है तो वहां पे कई सारे पुराने पुराने अवशेष मिलते हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए थे, भू मीन्स पृथ्वी और गर्भ मीन्स उसके अंदर। तो वहां से निकालने के बाद इसको किसका नाम दिया गया? तो इसे पुरातत्व का नाम दिया गया। इसी में से कुछ कुछ शहर है, कुछ कुछ शहर की जैसे हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हो तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। 1922 दूसरा आपका नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हो तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी। अब इन्हीं में आता है कि जैसे कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज 1953 में ब्रजवासी लाल ने किया था हो, और यह कहाँ है? तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन्हीं सारे बीच बीच में से कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिनको इतिहास में स्थान दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गेहूं और जौ फसलों का उत्पादन सबसे पहले किसने और कहां किया था, तो यहां देखिए ये बनाया गया है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर, याद रखेंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, इस क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जिन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था उसी में कौन कौन आता है? गेहूं और जौ आ रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा भीमबेटका रॉक्स, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली है। अब गुफाएं और कंदराएं कहने का मतलब ये आदि मानव सभ्यता की तरफ हमें ले जा रहा है, जहां से मानव का क्रमिक विकास या इवोल्यूशन कह ले वहां से हुआ था कि किस तरह से वो लोग अपनी जीवन यापन करते थे। तो वे लोग इन गुफाओं या कंदराओं से मिले हैं। लोग इन गुफाओं का इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि उन्हें मौसम संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। तो वे लोग बारिश, धूप और हवा से राहत पाने के लिए गुफाएं या फिर कंदराओं का इस्तेमाल करते थे। तो ये कहाँ मिला है? तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश में, और किस जगह पे है? तो भीमबेटका में है। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले थे, जैसे बुर्ज होम, वर्तमान में अभी यह कश्मीर में है। और यहाँ के लोग कुछ गड्ढे के नीचे अपना घर बना के रहते थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग गर्तवास कहते हैं। दूसरा है आपका कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना क्या किया था, शुरू किया था। ऊपर वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ किसी भी पशुओं के पालन का नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे भेड़ और बकरियों का पालन भी हमें बताया जाता है। ये इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर, जिनका ये लोग उस समय शिकार किया करते थे, और फिर इन्हीं शिकार से प्राप्त हड्डियों का प्रयोग वे लोग अलग अलग चीजों के निर्माण में करते थे। तथा भेड़ और बकरियों की हड्डी पाई गई है, जिसे वे लोग वहां पे पालते थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों का अवशेष मिला। क्वेश्चन कैसे करेगा कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसे हम लोग कहां का नाम देंगे, तो इसे हम लोग मेहरगढ़ का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण मीन्स क्या, भंडारण मीन्स अभी तक अब हम लोग जान रहे हैं कि नवपाषाण काल में लोगों ने इन तरह के कामों को करना शुरू किया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मेहरगढ़ में ही कुछ ऐसे स्थान पे कब्रें मिली हैं जिन कब्रों में मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन पुरा स्थलों में मनुष्यों के अस्थियों के साथ जानवरों के भी अस्थि पाए गए हैं, तो वो हमारा जवाब हो जाता है मेहरगढ़। अब कहता है कि इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बांट दिया गया था। पुराने समय में हम लोग जानते हैं कि नगरों को कई सारे भागों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा हुआ था, तो ऊंचाई पर बसने के कारण ही इन नगरों को क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी हिस्सा इसका जो था वह बड़ा था, लेकिन यह निचले हिस्से में होने के कारण इसे क्या कहा जाता था, तो इसे निचला नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने एक महान स्नानागार का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिलने का मतलब यह हुआ कि संभवतः हो सकते हैं कि वहां के लोग यज्ञ जैसे अनुष्ठानों को किया करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं जहां पे अनाजों को स्टोर करके या जमा करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि किस सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, हम यहाँ जवाब देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के लोग क्या बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे। अब आएगा क्वेश्चन कि बर्तन किस सभ्यता में प्रयोग किए जाते थे, वो तो बर्तन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किए जाते थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती होगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, तो मेहरगढ़ में हम जानते हैं कि कपास की खेती होती है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे, जिसमें पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स मतलब बर्तन को चमकाने के लिए से बने हुए तकलियां सूत कताई के संकेत भी देते हैं। इसका मतलब था कि वह जो सभ्यता था वह सभ्यता कुछ ज्यादा विकसित था, जो आज के समय में हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहीं पे हम लोग आगे बात करते हैं। तो कच्छ हम लोग जानते हैं कि यह गुजरात के कई हिस्सों में पाया जाता है।
तो कच्छ के इलाके में खादिर यानी बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। खादिर बेत मतलब नदी घाट थी, वहां साफ पानी मिलता था और उसकी जमीन क्या थी, उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा जो था वह 3 अलग अलग भागों में इसे बांटा गया था। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी, अब कई सारी हमारे पास जानते हैं कि नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब इसकी कई सारी सहायक नदियां भी होती हैं, तो उसी में से एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहां पे कीमती पत्थर, इसके अलावा कच्चा माल को आसानी से मिल जाता था। पत्थरों में शंखों और धातुओं से बनाई हुई चीजें का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और इस नगर में एक भंडार गृह भी रहा था। अब लोथल था क्या? लोथल एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहां जहां बड़े बड़े जहाज रुकते थे, नावें रुकती थी, अब वहीं पे सामान को चढ़ाया और उतारा भी जाता था। कहता है कि लोथल का बंदरगाह, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्री रास्तों से आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः इन पर माल चढ़ाया और क्या किया जाता था, उतारा भी जाता था। इसके साथ साथ यहाँ कई सारे और कहता है कि यहाँ पे एक इमारत मिलती है जहां संभवतः मनके बनाए जाते थे। मनके मतलब आभूषणों में इनका प्रयोग होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके का भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमारा वन लाइनर जो भी था, आज एक टॉपिक में हमने इनको जाना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे भाग को जानेंगे। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।